जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को। मंदाकिनी उत्सव में सभी का हृदय से स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मानवीय समता के प्रतिष्ठाता महर्षि कार्ल मार्क्स। तो आज हम परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी से कार्ल मार्क्स के बारे में जानेंगे। आइए सत्ता का आवाहन करते हैं। शांति कोई तीर्थ समाधि स्थल का ध्यान मैं वहीं से पढ़ रही हूँ। आप सभी लोगों को यहाँ की ऊर्जा प्राप्त हो, इसी भाव के साथ आप सभी गुरु सत्ता का भाव भरा आवाहन इस क्रम में भाग। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि तो नमस्कारं करोमि। वेद माता, देव माता, माँ गायत्री हम सभी को शक्ति प्रदान करें ताकि हम परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी से, उनके द्वारा दिए गए दर्शन से हम अपने आप को ओतप्रोत कर सकें और अपने जीवन को धन्य बना सकें। ओम माया वरदे देवी अक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री शस्त्र मातः ब्रह्मयोनि नमोस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहुवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। गायत्री मंत्र एक साथ स्वर हम सभी लोग उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पुनः हम सभी साधक भाइयों बहनों को, स्वाध्याय में आए सभी हमारे भाइयों बहनों को हृदय से नमन वंदन। शांति कुंज तीर्थ हरिद्वार प्रखर प्रज्ञा सदैव श्रद्धा के क्षेत्र से हम लोग सामूहिक स्वाध्याय के लिए कनेक्ट हुए हैं। आइए इसका लाभ लें। आज बुधवार है, हम हर बुधवार किसी न किसी महापुरुष की जीवनी से ओतप्रोत होते हैं। गुरुदेव हमें महान बनाना चाहते हैं। परम पूज्य गुरुदेव हमें मनुष्य, मानव, मानव से महामानव, महामानव से देव मानव और देव मानव से अवतार होने की एक प्रक्रिया में लगा रहे हैं और उनकी ही कृपा से हम सभी मनुष्य बनने के क्रम में तो आगे बढ़ रहे हैं। महापुरुषों का जब हम जीवन पढ़ते हैं तो हम महान भी बन सकते हैं। यही परम पूज्य गुरुदेव हम सभी से अपेक्षा करते हैं और यही उनका विश्वास है। तो आज हम मानवीय समता के प्रतिष्ठाता, मानवीय समता बहुत ही महत्वपूर्ण एक बिंदु आ जाता है कि मनुष्य में समता को देखना। अभी तो हम लोग ऊंच नीच से ओतप्रोत है, तो समता क्या है? हम लोग होली के दिन आर्थिक समता, जातीय समता ना, आर्थिक मतलब कि रुपए पैसे की भिन्नता होती है, गरीबी अमीरी का एक झगड़ा सा हो जाता है। फिर जातिवाद, जातिवाद में भी हम लोग भेदभाव छुआछूत करते हैं। फिर भाषा, प्रांत, इनकी भी असमता होती है, लिंग की असमता होती है। तो मानवीय समता यानी हम सब मनुष्य हैं, इसकी समता यानी एकता, एकत्व को समझना, समभाव में रहना, इसके प्रतिष्ठाता थे महर्षि कार्ल। कहाँ थे, कहाँ के थे? तो इस विषय में थोड़ा सा हम लोग देखें कि वो हैं कहाँ के, रहने वाले किस देश के। तो इसको हम लोग देखें, यहाँ पे चर्चा चलेगी तो आप लोगों को एक विषय आएगा, उसको समझना होगा। वो होगा कि वो यूरोप के हैं। तो यूरोप कहाँ है? यूरोप एक कॉन्टिनेंट है। कॉन्टिनेंट को हम लोग समझेंगे। मैं आप लोगों को चित्र दिखा रही हूँ, आप लोग इस चित्र को देखें कि कॉन्टिनेंट किसको कहते हैं। और कॉन्टिनेंट के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, तो गूगल करके दिखा रही हूँ। यूरोप,
यूरोप सर्च करके दिखा रही हूँ। ये अलग अलग कॉन्टिनेंट होते हैं, मतलब महाद्वीप इसे बोलते हैं। तो आप ये देखिए, धरती में हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये यूरोप है। यहाँ देखिए, इसमें भारत आपको दिखाई दे रहा होगा कोने में, इधर भारत है, यहाँ इस कोने में ये भारत, नीचे श्रीलंका आपको दिख रहा होगा। मैं जूम करके दिखा रही हूँ, तिरछे में दिख रहा है, ये भारत है। और भारत से ये अर्थ पूरी धरती है। जब हम विश्व बंधुत्व का ध्यान करते हैं तो ऐसी पूरी धरती का ध्यान किया करें। ये अफ्रीका आ जाता है, इधर साउथ अफ्रीका, इधर ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब आते हैं। और ये पूरा जो आपको काला काला दिख रहा है, ये महाद्वीप, ये कहलाता है यूरोप। एक महाद्वीप में कई देश होते हैं, जैसे हमारा क्या है, हमारा जो है वो एशिया है। आपको एशिया पता होना चाहिए। यूरोप आपको दिखा रही हूँ, मैं आप लोगों को एशिया भी दिखाती हूँ। ये, इससे क्या होगा, आप लोगों के मन में एक आइडिया आएगा कि कैसे देश कैसे होते हैं और कॉन्टिनेंट क्या होता है। तो ये थोड़ा सा सर्च, ये देखिए, एशिया में कितना सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन है, एशिया है। ये पूरा एशिया है जो रंग बिरंगा दिखाई दे रहा है। एशिया, भारत जो है वो एशिया में आता है, एशियन कंट्रीज बोला जाता है। ठीक है, तो हमें अभी यूरोप से मतलब है। यूरोप के बाद दूसरी चीज आती है, मैप में आप देखो, यूरोप के अंदर आप देखोगे यहाँ, ये है, तो ये ईरान इराक ये सब तो उधर चला जाएगा, अफ्रीकन एशियन कंट्रीज में। यहाँ ये यूरोप अपन ने देखा, पुर्तगाल, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, यूके, डेनमार्क, ये सब क्या है, ये सब हो जाता है यूरोप। इटली, ग्रीस। अब इसमें हमको फ्रांस देखना है, ये फ्रांस और जर्मनी, इनको समझना है। यहाँ नीदरलैंड है, ये फ्रांस और जर्मनी। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इनकी चर्चा आई। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा रचित हमारे महापुरुष कार्ल मार्क्स जी के बारे में। आज अभी हम लोग कार्ल मार्क्स का जीवन चरित्र पढ़ने जा रहे हैं। तो प्रारंभ करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि मानवीय समता के प्रतिष्ठाता महर्षि कार्ल मार्क्स हैं। उनकी जीवनी को शुरू करते हैं और थोड़ा सा उनका जीवन परिचय हम दो-तीन पन्ने में पढ़ते, जानते, समझते, उसके बाद फिर पूरा डिटेल में समझे। तो उस समय जर्मन सरकार, मैंने आपको दिखाया जर्मन और फ्रांस, ये दोनों अगल बगल है और यूरोप की दो कंट्री है। तो उस समय जर्मन सरकार जन जागृति का दमन करने पर उतारू हो गई थी। यूरोप में क्रांति की जो हवा फैल रही थी वह जर्मनी में भी पहुंच गई थी। पूरे यूरोप में क्रांति की हवा चल रही थी तो जर्मनी में भी पहुंच गई। जनता चाहती थी कि देश का शासन सार्वजनिक हित को दृष्टि में रखकर किया जाए और शासन संस्था में प्रजा के प्रतिनिधियों को उचित स्थान मिले। पर निरंकुश शासक इस प्रकार की मांग को छोटे मुंह बड़ी बात समझते थे और इसलिए जनता के मुंह को तरह तरह से बंद करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे समय में कार्ल मार्क्स, सन 1818 में उनका जन्म हुआ और 1883 में उनका निधन हो गया। आप लोग कैलकुलेट करना कितने वर्ष की, 60 की उम्र उनकी रही होगी, 60-61 की। तो ऐसे समय में कार्ल मार्क्स ने सरकार का मुकाबला करने के लिए राइनिश जीतुंग नामक अखबार का संपादन कार्य ग्रहण किया। उसकी लेखनी ऐसी जोरदार थी और वो सरकार की गलत नीतियों पर ऐसे करारे प्रहार करता था कि कुछ ही समय में उसका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। पर साथ ही सरकारी सेंसर की क्रूर दृष्टि भी उस पर अधिकाधिक पड़ने लगी और उस पत्र के कार्य में तरह तरह की विघ्न बाधाएं डाली जाने लगी। तो भी मार्क्स घुमा फिराकर ऐसे ढंग से लिखता था कि वह सेंसर के फंदे से बच जाता था। अंत में सरकार ने अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और राइनिश जीतुंग को राजद्रोही बतलाकर जबरदस्ती बंद कर दिया। तो हमको क्या पता चल रहा है कि जो राजा महाराजा होते हैं वो तो एक सरकार होती है और अंग्रेजों का शासन पूरी दुनिया में था।
तो अलग अलग तरीके के अंग्रेज थे, अंग्रेज ने भारत तक किया, वहां पर यूरोप में भी अंग्रेज, सारे ही अंग्रेज हैं, पर ये कुछ विशेष जो लुटेरे टाइप के थे और खुद की जो तानाशाही जनता का जो राजा, एक राजा रजवाड़े का कंसेप्ट सारी दुनिया में रहा, ऐसा मुझे समझ में आता है। मैं कोई इतिहास की स्टूडेंट तो नहीं हूँ, पर जितना गुरुदेव को पढ़ा उससे समझ में आ रहा है। तो जो वंश वंश परंपरा चलती है, जैसे अपने यहाँ भी वंश परंपरा के राजा रजवाड़े तो हुए, लेकिन लोक व्यवहार में भी अगर कांग्रेस को देखा जाए तो वो भी वैसी ही ट्रेडिशन चालू हो गया था परंपरागत तरीके का, कि जो अयोग्य होता है, अयोग्य फिर वो गद्दी पे बैठने लगता है, तो वहां से फिर विद्रोह चालू रहता है। अगर सही व्यक्ति आता है, जैसे आज हम अपने गायत्री परिवार में भी देखें तो कई बार इस बात को चर्चा में आ जाता है कि गुरुदेव हुए तो गुरुदेव राजा बन गए। अब भाई गुरुदेव कोई राजा बनने थोड़ी आए थे, गुरुदेव ने तो परिवार खड़ा किया और विवेक जागृत करने की बात करी। लेकिन फिर श्रद्धा जी और डॉक्टर साहब आए तो लोगों का कहना, लोगों ने इस तरह से बोलना शुरू कर दिया कि वो तो ब्लड रिलेटेड है, और योग्य होते हुए भी उनके ऊपर उंगली उठाने लग गए। फिर आदरणीय, अभी हम देख रहे हैं कि आदरणीय भैया है, तो भैया में कितनी योग्यता है, कितनी बड़ी साधना, साधक है, कोई उस स्तर के हम सभी लोगों में से कोई हो सकता है क्या? नहीं। लेकिन योग्य होते हुए भी अगर कोई उंगली उठाए तो गलत है। हाँ, अयोग्य पहुंच जाए तो फिर विद्रोह होता है। गलत होना एक अलग बात है कि लोग योग्य होते हुए के ऊपर उंगली उठाएंगे, वो एक बात है, लेकिन अगर अयोग्य है तो विद्रोह चालू होता है। तो ये विद्रोह चालू हो गया। कार्ल मार्क्स ने लिखना शुरू कर दिया, न्यूज़पेपर के लिए लिखना शुरू किया, तो सेंसर बोर्ड और ये और वो बहुत सारी चीजें आई और उनको फिर उनका जो पेपर था वही बंद करा दिया। जिस समय मार्क्स पर यह विपत्ति आई तो वह सरकारी अधिकारियों का खूब भाजन बनकर आजीविका से ही वंचित नहीं हो गए, बल्कि उनकी स्वाधीनता भी खतरे में पड़ गई। उनके मित्रों ने उन्हें देश से बाहर चले जाने की सलाह दी। उसी समय वह जैनी वेस्टफैलन के साथ परिणय सूत्र में आबद्ध हुए, जिससे उनका परिचय बाल्यावस्था में ही था और 8 वर्ष पूर्व विवाह का निश्चय भी हो चुका था। अब उनके वैवाहिक जीवन के बारे में बहुत ही मार्मिक वो गुरुदेव हमको बता रहे हैं कि उनका विवाह उनसे 4 वर्ष बड़ी एक उनकी फ्रेंड थी, उनसे हुआ और वो 8 साल पहले ही उनने डिसाइड कर लिया था। लेकिन क्यों नहीं विवाह किया वो गुरुदेव क्लियर करते हैं। वह वेस्टफैलन नामक जर्मनी के एक प्रतिष्ठित राज्य अधिकारी की पुत्री थी, राज्य अधिकारी की पुत्री थी, और मार्क्स से आयु में 4 वर्ष बड़ी थी। इस कारण मार्क्स के माता पिता ने इस संबंध को न करने को उनको समझाया। अन्य संबंधियों ने भी उन्हें समझाया। अब देखिए वहां पर भी ये सब बातें चलती है कि अपने से एज में बड़ी लड़की से आप विवाह नहीं कर सकते, ये परंपरा पूरे विश्व में ऑलमोस्ट फैली हुई है। उसे समझाया, अन्य संबंधियों ने भी समझाया, लेकिन मार्क्स ने उत्तर दिया कि जब पुरुष अपनी आयु से बहुत छोटी कन्या से विवाह कर सकते हैं, तो यदि मैं अपनी आयु से कुछ बड़ी लड़की से विवाह करता हूँ तो क्या बुराई है? जब हमारा प्रेम सच्चा है तो एक मामूली सामाजिक परंपरा के आगे सिर झुकाने की क्या आवश्यकता? बस उसने निसंकोच भाव से विवाह कर लिया और अपनी पत्नी को लेकर सीधे फ्रांस चले गए और वहां रहकर वही राजनैतिक कार्य करने लगे जिसके लिए उसे अपना देश छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा था। मतलब वे जर्मन की थी और उन्हें फ्रांस जाना पड़ा। ये समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? फ्रांस और जर्मनी आपको मैंने दिखाया कहाँ कहाँ पर है, अड़ोसी पड़ोसी है, हिंदुस्तान पाकिस्तान की तरह अगल बगल है, श्रीलंका और हिंदुस्तान की तरह ऐसे समझ लें, है ना, नेपाल हिंदुस्तान ऐसे चिपके हुए ऑलमोस्ट पास पास है। तो वो उनको अपना देश छोड़ना पड़ गया। कार्ल मार्क्स के इस कार्य से, अब ये पूरा उनकी वैवाहिक जीवन पर आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मार्मिक है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मेरे तो आंख में आंसू आ गए थे जब मैं इसे पढ़ रही थी। तो गुरुदेव बताते हैं कि कार्ल मार्क्स के इस कार्य से उनकी 2 विशेषताओं पर प्रकाश पड़ता है। अब उनके कैरेक्टर पर, कि उन्होंने अपने से बड़ी एज की लड़की से शादी करी और अपना देश छोड़ करके वो दूसरे देश गए, तो कितना उनको संघर्ष करना पड़ा होगा, और वो भी राजनीतिक स्तर। आइए इसको समझें कि कार्ल मार्क्स के इस कार्य से उसकी 2 विशेषताओं पर प्रकाश पड़ता है। एक यह कि मनुष्य को अपना जीवन किसी बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए अर्पित कर देना चाहिए, करना चाहिए।
और उसको सिद्ध करने में जो भी कठिनाइयां विपत्तियां आए उसको सहज सहन करना चाहिए। उसने जनता पर होने वाले अन्याय अत्याचारों और शक्ति संपन्न लोगों द्वारा उसका शोषण होने के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया था। इस कार्य में बड़े लोगों द्वारा बाधा डाला जाना और आंदोलनकारी को कुचल देने की कोशिश करना स्वाभाविक था, पर मार्क्स ने इसकी कुछ परवाह न की और घर बार छोड़ने, देश विदेश में जगह जगह मारे मारे फिरने के कष्टों को सहकर भी वह अपने उद्देश्य से जीवन के अंतिम क्षण तक विचलित नहीं हुए। महत्वपूर्ण क्या है? पहला पॉइंट गुरुदेव ने बोला कि हमें किसी सदुद्देश्य के लिए हमारा जीवन अर्पित कर देना चाहिए। कर देना वर्ड तो नहीं, करना चाहिए, पूर्ति के लिए अर्पित करना चाहिए। नंबर 1 हमारा एक जीवन का उद्देश्य सदुद्देश्य होना चाहिए। दूसरा, उसमें आने वाली बाधाओं से घबराना नहीं चाहिए। आज हम जाते हैं, गांव जाते हैं, गांव के बारे में हमने सोचा है ग्राम, मैंने पूरे वेब स्वाध्याय को बोला है कि हम लोग ग्राम तीर्थ योजना पर हम लोग मिलके काम करें। आप सब सहयोग भी कर रहे हैं, मुझे आर्थिक सहयोग कर रहे हैं। कुछ दिनों बाद आप लोगों को स्थूल शरीर से वहां आना ही पड़ेगा, मैं उसकी व्यवस्था बना रही हूँ। तो संघर्ष करना पड़ रहा है, इतना आसान नहीं है। और वहां जाकर के भी संघर्ष करना पड़ा, कितने दिन तो खाना नहीं मिला, कितने दिन तो कैसी कैसी स्थिति में रहे, संघर्ष करना पड़ा, तो उसको सहन करना पड़ा। ये तो एक बहुत ही तुच्छ और छोटा, तुच्छ नहीं बोलोगे, बहुत ही छोटा सा काम था, बहुत ही महान है। मैं तुच्छ इस काम को तुच्छ नहीं बोलूंगी, क्योंकि गांव के लिए अगर हमने काम किया तो बहुत बड़ा काम है और हमें करना है और करना चाहिए। तुच्छ इसलिए बोला कि छोटा, कंपेयर टू कार्ल मार्क्स ने जब किया होगा, क्या पता वो किस तरह से करते रहेंगे, क्योंकि हम लोग इतने बड़े बड़े काम नहीं कर रहे हैं। अभी तो हम कोई विद्रोह नहीं कर रहे, किसी प्रकार का आंदोलन नहीं करे। मैंने किया है आंदोलनों में काम, भागीदारी करी है। जब 12वीं में जातिवाद को लेकर के था, विद्रोह किया है, तो वो एक अलग तरीका होता है, उसमें बहुत भय होता है, उसमें स्थूल कष्ट बहुत होते हैं। यहाँ भी पीड़ा है, हम अपने स्तर का देखते हैं, पर संघर्ष से घबराना नहीं, बल्कि संघर्ष को आत्मसात करना चाहिए, ये गुरुदेव बता। दूसरी विशेषता क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि दूसरी विशेषता उनकी यह थी, अब ये एक तो ये पार्ट आ गया जो आंदोलन जो देश का था, दूसरा अब उनकी पर्सनल लाइफ, कि जिस प्रकार राजकीय अन्यायों के मुकाबले में क्रांति का झंडा उठाया, उसी प्रकार समाज की अंध परंपराओं के आगे भी उन्होंने सिर नहीं झुकाया। उन्होंने अपना विवाह अन्य लोगों के विरोध, हंसी करने, मतलब लोग मजाक उड़ाते थे उनका कि अपने से 4 साल बड़ी लड़की से शादी करी, सिर नहीं झुकाया उन्होंने। उन्होंने अपना विवाह अन्य लोगों के विरोध और हंसी के बावजूद अपनी इच्छा और पसंद से किया, और आजन्म उनका मेन बात कि आजन्म उसका निर्वाह ऐसी खूबी के साथ किया कि लोग उनके दाम्पत्य जीवन को उदाहरण स्वरूप मानने लगे। ऐसे नहीं कि आज शादी तो कर ली जोश जोश में और फिर कल उसके इंसल्ट कर रहे, झगड़ा कर रहे, ब्रेकअप कर दे रहे, जो आजकल चला है फैशन में। तो ये नहीं, क्यों? जब जिस समय विवाह कर रहे थे उस समय की क्या मन स्थिति थी, क्या विचार था, क्या सोचा था, उस पर दृढ़ता है या नहीं, ये महत्वपूर्ण है। ये एक दूसरे का मान सम्मान करते। आगे पढ़ती हूँ कि मार्क्स की पत्नी जेनी भी एक आदर्श महिला थी। ऐसे क्रांतिकारी और त्यागी व्यक्ति को, जिसका जीवन मार्ग ही कंटक तीर्ण और तूफानों से भरा था, स्वेच्छा से पति रूप में वर्ण करना उस जैसी मनस्वी स्त्री का ही काम था। अन्यथा वर्तमान समय में तो सभी स्त्रियां सबसे पहले यही अभिलाषा करती हैं कि उन्हें ऐसा पति प्राप्त हो जो उनकी समस्त इच्छाओं और शौकों की इच्छा पूर्ति करता रहे, उन्हें काम कम से कम श्रम करना पड़े। गुरुदेव बोलते हैं ना कि झूला झूले, पालना चले, 4 नौकर चाकर हो, तो वैसा नहीं। इसके विपरीत जेनी जो मार्क्स की अपेक्षा उच्च और संपन्न परिवार की पुत्री थी, मार्क्स की समस्त विपत्तियों में इतनी अच्छी तरह सहयोग देती रही कि लोग मार्क्स की महानताओं का अधिकांश श्रेय उन्हीं को देते हैं। जेनी को ही सारा कर दिया। मुझे तो ऐसे लगने लगा कि एक सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, वो वाली बात उन्होंने चरितार्थ करी है, वही वहां से निकली, ऐसा लगता है। कितनी पुरानी 18वीं 19वीं शताब्दी की पूरी पढ़ाई कर रहे हैं। जब मार्क्स की मृत्यु से 2 साल पहले सन 1881 में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, तो उसी समय उनके सबसे बड़े साथी सहयोगी एंजल्स के मुख से ये शब्द निकले, मार्क्स भी मर गया।
मतलब वो इतना अटैच थे अपनी वाइफ के साथ कि उनके फ्रेंड ने बोला, उनके मुंह से निकला कि अब ये भी नहीं रहे। होता है ना कोई इतना जुड़ा। जो लोग उसके घर जीवन से परिचित थे, जानते थे वह अपनी पत्नी के ऊपर कितना अवलंबित रहता था, उनको इस कथन में कुछ भी अत्युक्ति न जान पड़ी। जिस समय उनकी पत्नी की लाश कब्र में रखी जा रही थी, तो वह ऐसा शोकाकुल हो गया कि यदि एंजलिस जोर से उसका हाथ ना पकड़ लेते हैं ना, उनके जो फ्रेंड है उनका हाथ कस के ना पकड़ लेते, तो वह निश्चय ही नीचे कूद कर अपने प्राण दे देता। यह घटना हमको, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट गुरुदेव के नोट्स को हम ध्यान से समझिए कि गुरुदेव एक ऐसे वज्र के समान व्यक्ति के व्यक्तित्व को कोमल से कोमल, फूल के समान कोमल जैसा बताते हैं। क्या कहते हैं, समझेंगे ध्यान से। गुरुदेव कहते हैं ये घटना हमको वज्र से भी कठिन और फूल से भी कोमल स्वभाव की याद दिलाती कि वज्र के समान कठिन है उनका कार्ल मार्क्स का जो हृदय है, और फूल के समान कोमल। जो व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में बड़े से बड़े शक्तिशालियों के सामने सिर नीचा न करे, भीषण क्रांति के समय नर रक्त की होली होते देखकर जिसका दिल ना कांपे, वह स्त्री और बच्चे की मृत्यु पर इतना विह्वल हो जाए कि प्राण त्यागने लगे, यह एक आश्चर्यजनक बात जान पड़ती है। निसंदेह यह महापुरुषों के चरित्र की एक विशेषता है और कार्ल मार्क्स के जीवन व्रत में यह स्थान स्थान पर दिखाई पड़ती है। जय गुरुदेव, प्रणाम। आगे का अब उनके ये तो एक ओवरव्यू था उनके जीवन का। अब हम अंदर डीप में जाएंगे। विद्यार्थी जीवन, आदरणीय मधु दीदी आगे का लेंगी और उसके बाद फिर आप लोग सुधा दीदी, सुमन दीदी रेडी रहिए। प्रणाम सभी को, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर स्वाति दीदी ने बताया कार्ल मार्क्स के जीवन को के बारे में कि उनके जीवन में कितनी भी बाधाएं आई, वे घबराए नहीं और अपने जीवन के उद्देश्य से विचलित भी नहीं हुए। आगे हम लोग जानेंगे विद्यार्थी जीवन कि उनका विद्यार्थी जीवन कैसा था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म किसी बहुत बड़े वंश में नहीं हुआ था, न उनका परिवार विद्या अथवा धन की दृष्टि से प्रसिद्ध था। इसके विपरीत उसका जन्म यहूदी जाति में हुआ था, जिसे उस समय यूरोप में नीची निगाह से देखा जाता था और उस पर तरह तरह के प्रतिबंध लगते रहते थे। जर्मनी में ही उन दिनों यह नियम था कि कोई यहूदी सरकारी नौकरी में प्रविष्ट नहीं हो सकता। कुछ ऐसे ही कारणों से मार्क्स के पिता ने, जो सरकारी अदालत में वकील का धंधा करते थे, यहूदी धर्म के बजाय ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया। यद्यपि मार्क्स को यहूदी धर्म से किसी प्रकार का प्रेम न था और वह ईसाई भी नाम मात्र के लिए ही था, तो भी न्याय की दृष्टि से वह यहूदियों के साथ किए जाने वाले भेदभावपूर्ण व्यवहार को बहुत बुरा समझता था और जब भी मौका आता था तो इसकी कड़ी आलोचना करता था। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि किस तरह वो जातिगत जो भेदभाव है उसका भी वो यहाँ विरोध करते हैं। तो मार्क्स का पिता उसे कानून की शिक्षा दिलवाकर अपनी ही तरह एक वकील बनाना चाहता था और इसके लिए उसे 18 वर्ष की आयु में बर्लिन विश्वविद्यालय में दाखिल भी करा दिया गया। पर उनकी रुचि आरंभ से ही कविता और दर्शन की तरफ थी, जो एक प्रकार से कानून के विपरीत विषय है। उसके पिता ने उसे इस तरह के निरुद्देश्य और क्षण स्थायी काम करने के लिए फटकारा और दार्शनिक वितंडावाद से बचे रहने का उपदेश दिया। उसका कहना था कि मार्क्स पहले भावी जीवन की तरफ ध्यान दे, अपनी सारी शक्ति से विश्वविद्यालय की परीक्षा ऊंची श्रेणी में पास करने का प्रयत्न करे और ऊंचे पद वाले लोगों से मेल जोल रखे। तो यहाँ उनके पिता उनको कानूनी शिक्षा दिलाते हैं, लेकिन उनका यहाँ मन नहीं लगता। उनका अलग स्वभाव था, उनको कविता और दर्शन में ज्यादा उनकी रुचि थी, लेकिन उनके पिता चाहते थे कि वो परीक्षा विश्वविद्यालय की ऊंची श्रेणी में पास करें और एक अच्छे पद पे कार्य करें। इसमें संदेह नहीं कि संसार की गतिविधि को देखते हुए मार्क्स के पिता ने वही उपदेश दिया था जो एक समझदार और हितैषी पिता अपने पुत्र को दे सकता है। यहाँ पर यहाँ पुत्र किसी और ही धातु का बना था। उसे बड़े सरकारी नौकरी या लखपति करोड़पति बनने की कामना नहीं थी, वरन उसके भीतर ऐसे शोषणकर्ताओं के शानदार
भवनों को जलाकर भस्म कर देने की भावना भड़क रही थी। वह उन लोगों में से था जिनको स्वभाव से ही किसी की अधीनता और अन्याय स्वीकार नहीं होते। उन दिनों लिखी एक कविता में उन्होंने कहा था, तो उनके पिता जैसे और पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं, उसी तरह वो उनको चाहते थे कि वो पढ़े और एक अच्छे पद पर कार्य करे, लेकिन वो इनके स्वभाव के विरुद्ध था, क्योंकि वो लखपति करोड़पति ना बन के बल्कि वो समाज में जो अन्याय था उसके विरुद्ध वो कार्य करने की उनके अंदर इच्छा थी। और यहाँ लोग एक कविता के माध्यम से बताते हैं कि हमको अपने कामों में साहस दिखलाना चाहिए और कभी अपने पवित्र कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। ना हमको कभी निराश होकर अपने संकल्प और प्रयत्नों में ढीलापन आने देना चाहिए। हमको निकृष्ट पराधीनता में फंसकर कभी अपने भयभीत जीवन के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए, वरन संग्राम में प्रविष्ट होकर कुछ काम करके दिखाना चाहिए। तो कविता के माध्यम से वो एक जिस तरह सैनिक होता है, अपना कार्य करता है, उसी तरह वही उनका यहाँ पे भाव है कि हमें कभी भी पीछे नहीं हटना है, बल्कि अन्याय का जो समाज में जो भी विरोध ये है उसके प्रति हमें विरोध करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। सन 1838 में पिता का देहांत हो जाने के पश्चात मार्क्स ने कानून की पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दी और बड़े परिश्रम पूर्वक दर्शन शास्त्र का अध्ययन करने लगा। सन 1941 में उसने दर्शन शास्त्र संबंधी एक महत्वपूर्ण निबंध लिखा, जिससे उसे पीएचडी की उपाधि मिल गई। उनकी इच्छा थी कि इसके पश्चात किसी बड़े विद्यालय में दर्शन शास्त्र का व्याख्यानदाता बनकर इस विषय में जहां तक संभव हो अधिकतम प्रगति करे। पर उन दिनों जर्मनी के विश्वविद्यालयों में मार्क्स के समान स्वतंत्र प्रकृति के मनुष्य को स्थान मिल सकना असंभव था। अब उनके सामने स्वतंत्र रूप से लेखन व्यवसाय करने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं था। तो जब उनके पिता के देहांत हो जाता है तो दर्शन शास्त्र वकालत की कानून की पढ़ाई छोड़ देते और दर्शन शास्त्र में का अध्ययन करते और दर्शन शास्त्र वो ऐसा निबंध लिखते कि उनको पीएचडी की उपाधि मिलती है। कितनी बड़ी बात है कि किस तरह का उन्होंने निबंध लिखा होगा कि उन्हें पीएचडी की डिग्री मिलती है। और वो सोचते हैं कि उसके बाद वो कॉलेज में लेक्चरर बन जाएंगे, पर ये संभव नहीं हुआ क्योंकि मार्क्स के जैसे विचारों वालों को वहाँ स्थान नहीं मिला। उसके बाद वे लेखन व्यवसाय को स्वतंत्रता पूर्वक अपना लेखन व्यवसाय आरंभ करते हैं। क्रांति के लिए उद्योग, जैसा ऊपर बतलाया जा चुका है, एक लेखक या पत्रकार की हैसियत से मार्क्स ने सबसे पहले राइनिस्ट की तुंग का संपादन कार्य किया, पर वह इस काम को 5 महीने तक ही कर सका कि उसे सरकारी दमन नीति का शिकार होकर जर्मनी से भागना पड़ा। फ्रांस पहुंचकर जी दीदी कुछ बोल रहे हैं? ये टॉपिक दूसरी दीदी को लेना है। अच्छा ठीक है दीदी, ओके। प्रणाम सभी को, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को प्रणाम। अभी हम लोगों ने मार्क्स जी के विद्यार्थी जीवन के बारे में जाना कि किस तरह से वो दर्शन शास्त्र में पीएचडी प्राप्त किए, विश्वविद्यालय में लेक्चरर के पोस्ट पर होना चाहते थे, लेकिन वो वहां पर ना होकर के उनको अंत में विवश होकर के लेखन व्यवसाय का काम संभालना पड़ा और वो अपने काम को बड़े ही साहस के साथ करते थे। वो कहते थे अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे, पेज नंबर 6 है, क्रांति के लिए उद्योग। अब उन्होंने क्रांति के लिए क्या परिश्रम किया, क्या उद्योग किया, वो हम लोग जानेंगे। जैसा ऊपर बतलाया जा चुका है, एक लेखक या पत्रकार की हैसियत से मार्क्स ने सबसे पहले राइनिस्ट जी तुंग का संपादन कार्य किया, पर वो इस काम को 5 महीने तक ही कर सका कि उसे सरकारी दमन नीति का शिकार होकर जर्मनी से भागना पड़ा। फ्रांस पहुंचकर वो विशेष रूप से साम्यवाद का अध्ययन करने लगा और साथ ही मजदूर कार्यकर्ताओं और क्रांतिकारी नेताओं से भी संपर्क बढ़ाने लगा।
उस समय उसने अपने एक मित्र को जो पत्र भेजा था उसमें तत्कालीन आर्थिक व्यवस्था पर विचार करते हुए लिखा था। हम लोग ने उनके बारे में पहले ही पढ़ चुके थे कि उन्होंने एक अखबार संपादित किया था, रायनिश जीतो, लेकिन उसको बंद कर दिया गया था सरकार ने विरोध करके। और उसके बाद वो फ्रांस छोड़कर, जर्मनी छोड़ करके फ्रांस चले गए थे और वहां पर उन्होंने आर्थिक व्यवस्था पर उन्होंने एक पत्र लिखा अपने मित्र को जो तत्कालीन आर्थिक व्यवस्था पर था। उस पर हम आगे पढ़ते हैं। वर्तमान समय में उस व्यवसाय, वाणिज्य की प्रथा, संपत्ति की लालसा और सर्वसाधारण की लूट के फल से समाज के भीतर जैसी भयानक स्थिति उत्पन्न हो गई है, वैसी स्थिति जनसंख्या की वृद्धि के कारण भी उत्पन्न नहीं हुई है। प्राचीन प्रणाली इस अवस्था का सुधार नहीं कर सकती, क्योंकि उस प्रणाली में सुधार कर सकने या नवीन वस्तु उत्पन्न करने की शक्ति ही नहीं है। वो केवल एक स्थान पर स्थिर रहकर भोग करना ही जानती है। यहाँ पर उस पत्र में अपने मित्र को लिखते हैं वहां की आर्थिक व्यवस्था के संबंध में कि आज यहाँ पर लोगों का, जनता में इतना लोभ हो गया है, जो कि आज जो जनसंख्या की वृद्धि है उससे भी बड़ी समस्या ये है। और जो प्राचीन प्रणाली इसको सुधार नहीं कर सकती है, उस प्रणाली में सुधार करने के लिए जो नवीन वस्तु में भी उतनी शक्ति नहीं है। तो हम क्योंकि वो केवल एक स्थान पर स्थिर रहकर भोग करना ही वो जानती है। हम मानते हैं कि मार्क्स के उपर्युक्त उद्गार अधिकांश में भावना प्रसूत हैं और वैज्ञानिक साम्यवाद का आभास उनमें नहीं मिलता। पर कुछ ही दिनों में उसने इतिहास और समाज के मूलभूत सिद्धांतों की पूरी जानकारी प्राप्त कर ली। उन्हीं दिनों उसने न्याय दर्शन की आलोचना पर एक निबंध लिखा था, जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण और स्वतंत्र विचारों से भरा हुआ और उसके अतिरिक्त भावों का परिचायक था। इसमें मार्क्स ने प्रश्न उठाया था कि कौन सा दल जर्मनी का उद्धार कर सकता है। इसका स्वयं ही उत्तर देते हुए उसने लिखा, देश में क्रांति और उसका उद्धार उस दल के द्वारा कैसे हो सकता है जो गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हो। जो दल वर्तमान धन सत्तावादी समाज के अंदर होगा पर उसका अस्तित्व धनी लोगों से पृथक रहेगा, वही वर्तमान सामाजिक प्रणाली को तोड़ सकेगा। टूटने के फल से श्रमजीवी दल की उत्पत्ति होगी और उसके द्वारा एक नवीन सामाजिक प्रणाली का उदय होगा। श्रमजीवी दल का आविर्भाव उद्योग धंधों की वृद्धि के लिए ही होता है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति प्राकृतिक दरिद्रता द्वारा ही नहीं वरन कृत्रिम रूप से पैदा की हुई दरिद्रता द्वारा होती है। ये दल सामाजिक नियमों के भार से दबे हुए जनसाधारण द्वारा नहीं वरन समाज के टूटने के फल से जागृत जन समूह द्वारा बनता है। जब श्रमजीवी दल सामाजिक प्रणाली के भंग होने की घोषणा करता है तो वास्तव में गुप्त रीत से अपने अस्तित्व को सूचित करता है। ये वास्तव में उसके भावी कार्यक्रम की घोषणा ही थी। ये जो क्रांति के प्रति उन्होंने जो आवाज उठाई थी उसके बारे में है कि उन्होंने एक निबंध लिखा था न्याय दर्शन पर और उस पर खुद उन्होंने ये प्रश्न उठाया था कि कौन सा दल है जो जर्मनी का उद्धार कर सकता है, क्योंकि उस समय जर्मनी की स्थिति नहीं सही थी। फिर खुद ही उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि देश में जो क्रांति और उसका उद्धार उस दल के द्वारा कैसे हो सकता है जो कि धन सत्तावादी समाज के अंदर हो रहा है और धन सत्ता और उसका अस्तित्व धनी लोग जो धनी नहीं है उससे पृथक है, यानी सामान्य जनता से बिल्कुल पृथक है। तो वो सामाजिक प्रणाली को तोड़ रहा है। तो उसके टूटने के फल से क्या होगा, श्रमजीवी दल की उत्पत्ति होगी और उसके द्वारा एक नवीन सामाजिक प्रणाली का उदय होगा। एक नवीन सामाजिक प्रणाली का उदय करना चाहते थे जिसमें श्रमजीवी दल की उत्पत्ति हो। श्रमजीवी दल का आविर्भाव कैसे होगा, उन्होंने बताया कि उद्योग धंधों की वृद्धि से होगा और इससे क्या होगा, जो प्राकृतिक दरिद्रता द्वारा ही नहीं, उनकी उत्पत्ति प्राकृतिक जो प्रकृति की ओर से जो उनकी दरिद्रता है उसके द्वारा नहीं होगी वरन कृत्रिम रूप से पैदा हुई जो दरिद्रता है उसके द्वारा होगी। आगे हम जानते हैं, जब मार्क्स ने जर्मनी में विद्रोह फैलाने के लिए ऐसा प्रचार कार्य आरंभ किया तो वहां की सरकार चौकन्नी हो गई और उसने फ्रांस की सरकार से इसकी शिकायत की। फ्रांसीसी सरकार ने
मार्क्स को अपने यहाँ से निकल जाने की आज्ञा दे दी। इस पर वो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स चला गया। वहां पर भी वो मजदूरों के संगठन की चेष्टा करता रहा और लीग ऑफ जस्ट यानी न्याय संघ नामक संस्था में शामिल होकर यूरोप के समस्त देशों में उसके द्वारा प्रचार कार्य की चेष्टा करने लगा। इस संस्था का प्रधान कार्यालय लंदन में था। सन 1847 में जब उसका एक प्रतिनिधि मार्क्स से मिला और उसमें शामिल होने को तैयार हो गया तो उसका नाम बदलकर लीग ऑफ कम्युनिस्ट रखा गया। पहले एक प्रकार की षड्यंत्रकारी सभा थी, पर मार्क्स ने उसमें से षड्यंत्रकारीपन की सब बातें निकाल दी और उसे अंतरराष्ट्रीय मजदूर संगठन का एक साधन बना दिया। उसमें भाग लेने वाले अधिकांश विदेशों में काम करने वाले जर्मन मजदूर ही थे और वे मार्क्स के प्रचारित सिद्धांतों में श्रद्धा रखकर उसके कार्य में सहायता देने को सदैव तत्पर रहते थे। किस प्रकार वो कठिनाइयों से नहीं डरते थे। यहाँ पर बताया गया कि जब वो जर्मन छोड़कर फ्रांस चले गए, फिर फ्रांस की सरकार ने भी उनका, जब वहां क्रांति कार्य कर रहे थे तो उन्होंने उनका भी विरोध किया और जर्मन सरकार ने उसका मतलब फिर वो वहां से भी निकाल दिए गए। फिर वो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स चले गए और वहां भी उन्होंने मजदूरों का संगठन किया और एक लीग ऑफ जस्ट नामक संस्था स्थापित किया और उसका प्रचार कार्य करने लगे। उसका जो प्रधान कार्यालय था लंदन में था और जब उसका प्रतिनिधि मार्क्स से मिला तो बहुत प्रभावित हुआ और उन्होंने उस संस्था का जो उन्होंने लीग ऑफ जस्ट नामक नाम रखा था उसको लोग कम्युनिस्ट रख दिया, यानी सबके लिए कम्युनिस्ट का। पहले ये षड्यंत्रकारी सभा थी लेकिन मार्क्स ने उसको षड्यंत्रकारीपन की सब बातें, मतलब कोई किसी भी तरीके का षड्यंत्र ना हो, वो सारी बातें उसमें से निकाल दी और सारी मतलब अंतरराष्ट्रीय मजदूर संगठन का एक साधन बना दिया कि सभी लोग इसमें भाग ले सकते हैं। और बहुत से लोग विदेशों में काम करने वाले भी जो जर्मन मजदूर थे वो भी इसमें आ गए और इस प्रकार वो जो मार्क्स ने जो सिद्धांत चलाया था उसमें वो लोग बहुत श्रद्धा रखते थे और बहुत ही श्रद्धा भाव से उनके कार्य में सहयोग देने के लिए सदैव तत्पर रहते थे और तैयार रहते थे। आगे सुमन दीदी ले लें। जय गुरु। जय गुरुदेव। प्रणाम दीदी, सभी को प्रणाम। तो बहुत ही सुंदर हम लोग महर्षि कार्ल मार्क्स के बारे में जान रहे हैं। आगे मैं लेती हूँ। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, श्रमजीवियों का घोषणा पत्र। जैसे कि हम लोग अभी ऊपर पढ़ चुके हैं, सुधा दी बहुत ही सुंदर से पढ़ी कि लीग ऑफ जस्ट का नाम बदलकर जब एक प्रतिनिधि इनसे मिलता है, कार्ल मार्क्स से मिलता है, तो उनका नाम रख दिए लीग ऑफ कम्युनिस्ट। इस संस्था की तरफ से पहली अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस सन 1847 में लंदन में की गई। इसमें यूरोप के प्राय सभी देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और उसकी तरफ से घोषणा पत्र प्रकाशित किया गया जिसमें संसार के मजदूरों की परिस्थिति और उनकी मांगों के संबंध में कुछ मूल बातें दी गई थी। यह घोषणा पत्र संस्था की प्रेरणा से मार्क्स और किया था। इस घोषणा पत्र में कहा गया था कि वर्तमान समय में दुनिया के व्यापारिक क्षेत्र में जो पूंजीवादी प्रथा फैली हुई है उसके फल स्वरूप समाज दो भागों में बट गया है, एक पूंजीपति या मालिक और दूसरा श्रमजीवी या मजदूर। उस समय एक तो उद्योग धंधों के विकास के लिए ये दोनों सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं, पर शीघ्र ही ऐसा अवसर आ जाता है जब उनके स्वार्थ एक दूसरे से टकराने लगते हैं। तो जो इन्होंने उद्योग के लिए काम किया और इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना लंदन में की, इसमें बता रहे कि जो सभी देश के प्रतिनिधि जब भाग लिए तो एक बात इसमें निकल कर आई कि ये दो भागों में बटा हुआ है। एक पूंजीवादी प्रथा जो है दो भागों में बट गई है, एक पूंजीपति लोग हैं जिसको मालिक कहते हैं और दूसरा श्रमजीवी और मजदूर लोग हैं। तो जब कुछ समय तक ये उद्योग धंधे जब होते हैं दोनों तो सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं, लेकिन कभी ऐसा भी अवसर आता है जब इनके स्वार्थ आपस में टकराने लगते हैं। पूंजीपति अपने को कल कारखाने का एकमात्र स्वामी मानकर उनसे अधिक से अधिक नफा खपाने का उपाय करता रहता है। इसके लिए वह पैदावार को अधिक से अधिक बढ़ाने और खर्च को कम से कम घटाने की भी कोशिश करता है। उधर मजदूर समझता है कि उद्योग धंधों के विकास में उनका भी पूरा हाथ है और पैदावार की वृद्धि मुख्यतः उसके श्रम पर ही तो निर्भर है।
पर वर्तमान समय में जायदाद संबंधी जो नियम समाज में प्रचलित है उनके अनुसार तैयार होने वाली सामग्री पर अधिकार मालिक कहलाने वाले व्यक्ति अर्थात पूंजीपति का ही रहता है। इसका नतीजा यह होता है कि वह उसके वितरण पर ध्यान न देकर अपने नफा पर ही देता है। समाज के किस सदस्य को उसकी आवश्यकता है अथवा कौन व्यक्ति उसके अभाव के बिना कष्ट पा रहा है, मृत्यु मुख में प्रवेश कर रहा है, इसका उसे कुछ भी ध्यान नहीं रहता। यद्यपि सुनने में यह बात कुछ आश्चर्यजनक जान पड़ती है, पर वास्तविक स्थिति यह है कि इस पूंजीवादी प्रणाली में जो व्यक्ति वर्ष भर में 100 मन अनाज पैदा कर देता है वही अनेक बार आधा पेट खाकर गुजर करता है, और जो कारखाने में नित्य प्रति 30-40 गज कपड़ा बना देता है वह वस्त्रों के अभाव में चिथड़ा लपेटकर काम चलाता है। तो कितनी सुंदर बात यहाँ पे बता रही कि जो आ रही है, जो कार्ल मार्क्स को, जिसके लिए ये हमेशा परेशान रहते थे, इनको दुख होता था इस चीज को देखकर कि जो पूंजीवादी लोग हैं, जो पूंजीपति है, वो चाहते कि पैदावार भी अधिक से अधिक और खर्च भी कम से कम आए, यानी मजदूरों में कटौती करते थे। लेकिन मजदूर भी ये समझता था कि हम भी तो बराबर का मेहनत कर रहे तो हमें भी तो बराबर का हक मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता था कि जो मजदूर अधिक मेहनत करते थे उनको या तो खाली पेट सोना भी पड़ता था या कम से कम कपड़े में उनको काम चलाना पड़ता था। इस परस्पर विरोधी स्थिति का रहस्य समझाते हुए मार्क्स ने जो व्याख्या की है उसे अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कहते हैं। उसका कहना है कि जितनी पूंजी किसी कारोबार में लगाई जाती है वह 2 भागों में बटी होती है। एक भाग मकान, मशीन, औजार, कच्चा माल में लगाया जाता है और दूसरा भाग काम करने वाले मजदूरों, कार्यकर्ताओं के वेतन के लिए रखा जाता है। पहले भाग की अचल पूंजी और दूसरे भाग को चल पूंजी कहा जा सकता है। पहले भाग को अचल पूंजी कहने का कारण यह है कि इसके द्वारा वस्तुओं के मूल्य में जितनी वृद्धि होती है उतना ही खर्च भी होता है। इस कारण इसको निष्क्रिय भाग भी कहा जा सकता है। कर्मचारियों के वेतन में जो पूंजी लगाई जाती है उसको चल पूंजी कहने का कारण यह है क्योंकि उसमें परिवर्तन होता रहता है और वह लागत से भी अधिक मूल्य उत्पन्न करती है। तो जो मार्क्स जो लेकर आए, जो सिद्धांत को लेकर आए, तो उसको समझाते हुए कह रहे हैं कि जो पूंजी कारोबार में लगी है उसको 2 भागों में बांटा जाए कि एक भाग जो मकान बनाने में लग रहा है, मशीन है, औजार है, कच्चा माल है, उसमें लगाए, और दूसरा भाग जो उसमें काम करने वाले मजदूर है, कार्यकर्ता है, उनके वेतन के लिए भी रखा जाए। इसको 2 भागों में बांटकर बता रहे हैं कि एक अचल पूंजी जो लगा हुआ है और दूसरी चल पूंजी जो कर्मचारियों के वेतन में लगाई जा रही है। तो ये चल पूंजी क्योंकि इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, इसमें परिवर्तन होती रहता है। पेज पलटेंगे तो इस अतिरिक्त मूल्य को भी साधारण बोलचाल में नफा कहते हैं। इसका आशय यह है कि मजदूर को अपने जीवन निर्वाह के लायक काम करने के सिवाय मालिक के लिए जो अतिरिक्त श्रम करना पड़ता है वह अतिरिक्त मूल्य के स्वरूप में प्रकट होता है। जिस मजदूर को 4 रुपये रोज मजदूरी के मिलते हैं वह 4 रुपये का काम तो 4 घंटे में कर देता है, पर कारखाने का मालिक उसी मजदूरी में 7 या 8 घंटे का काम कराता है। यह 3 या 4 घंटे का अतिरिक्त श्रम वस्तु के मूल्य में मिला दिया जाता है। पूंजी उस वस्तु में जितना धन लगता है उसी के अनुपात से वह अपना नफा भी उसमें बढ़ा देता है। अपने इस नफा को बढ़ाने के लिए पूंजीपतियों ने नई नई विधियां निकाली है जिनसे उनको तो अधिक लाभ होने लगा, पर मजदूरों की स्थिति अधिक स्वावलंबी बन गई। उन्होंने देखा कि अगर काम को अनेक हिस्सों में बांटकर प्रत्येक हिस्से को मजदूरों के अलग अलग दर से कराया जाए तो काम ज्यादा होगा, क्योंकि अगर कोई मजदूर पूरी चीज बनाने के बजाय सिर्फ उसके एक ही भाग को बनावे तो वह उस काम को जल्दी सीख जाता है और ज्यादा सफाई व तेजी से काम कर सकता है। इस प्रकार श्रम विभाग की प्रणाली आरंभ हुई, जिसके फल से श्रमजीवी कारीगर के बजाय एक जीवित यंत्र बन गए। इस श्रम विभाग के कारण अधिक बढ़िया औजारों और यंत्रों की आवश्यकता पड़ी और इंजीनियरों का ध्यान नवीन मशीनों के बनाने की तरफ जाने लगा। इसके साथ ही जब माल ज्यादा अपने इस नफा को बढ़ाने के लिए पूंजीपतियों ने
नई नई विधियां निकाली है, जिनसे उनको तो अधिक लाभ होने लगा, पर मजदूरों की स्थिति अधिक परावलंबी बन गई। उन्होंने देखा कि अगर काम को अनेक हिस्सों में बांटकर प्रत्येक हिस्से की मजदूरी के अलग अलग दल से कराया जाए तो काम ज्यादा होगा, क्योंकि अगर कोई मजदूर पूरी चीज बनाने के बजाय सिर्फ उसके एक ही भाग को बनावे तो वह उस काम को जल्दी सीख जाता है और ज्यादा सफाई व तेजी से काम कर सकता है। इस प्रकार श्रम विभाग, डिवीजन ऑफ लेबर की प्रणाली आरंभ हुई, जिसके फल से श्रमजीवी कारीगर के बजाय एक जीवित यंत्र बन गए। इस श्रम विभाग के कारण अधिक बढ़िया औजारों और यंत्रों की आवश्यकता पड़ी और इंजीनियरों का ध्यान नवीन मशीनों के बनाने की तरफ जाने लगा। इसके साथ ही जब माल ज्यादा तैयार होने लगा तो उसको बेचने के लिए दूर दूर भेजने की जरूरत पड़ी और माल ढोने के नए नए साधनों जैसे जहाज, पक्की सड़कें, रेल, मोटर और ट्रक आदि की वृद्धि होने लगी। तो बहुत ही सुंदर यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब भी कोई फैक्ट्री, कंपनी खुलती है तो उसकी सारी व्यवस्थाएं बनाई जाती है कि किस तरह से माल बने, ज्यादा बने, किस तरह से उसको सुचारू रूप से हम ज्यादा बनाए, उसके लिए जितने आवश्यकता है मशीनों की वो तैयार करे और फिर माल तैयार होने के बाद उसे बाहर भेजे, तो उसको भेजने की भी व्यवस्था जुटाई जाए। पर दूसरी ओर कारखानों के भीतर एक दूसरी ही धारा बह रही थी। काम करने के घंटों के बढ़ने से अधिक तेजी से काम करने के कारण शक्ति अधिक व्यय होती थी और इससे श्रमजीवियों में असंतोष फैलने लगा। वे संगठित होकर अपनी दशा सुधारने की चेष्टा करने लगे। जब पूंजीपतियों पर मजदूरों का दबाव पड़ने लगा, नई मशीनें तैयार की जाने लगी जिन पर हर व्यक्ति सहज में काम कर सके। जिन श्रमजीवियों को अपने कारीगरी पर अभिमान था और जो मालिकों से लड़ते झगड़ते थे, उनको हटाकर औरतों और बच्चों को भर्ती किया गया और कुछ को वैसे डरा धमका कर राजी कर लिया गया। इस प्रकार उद्योग धंधों की वृद्धि तो बहुत हो गई, पर मजदूरों की दशा गिरती गई। उनके स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ने आवाज नहीं आ रही है। श्रमजीवी आंदोलन और सरकारी कानूनों के कारण मजदूरों का वेतन बढ़ाना पड़ा और अन्य सुविधाएं भी देनी पड़ी, पर साथ ही उद्योगपतियों की मशीनों की भी आश्चर्यजनक रूप से उन्नति होती गई और मजदूरों को लाचार होकर पहले की अपेक्षा अधिक तेजी से काम करना पड़ा। अब उनके एक घंटे में उतना काम करना पड़ता था जितना पहले 1.5 या 2 घंटे में किया जाता था। साथ ही मजदूरी या वेतन में जितनी वृद्धि की जाती थी, पूंजीपति तैयार सामान का मूल्य भी उतना ही बढ़ाते जाते थे। इसीलिए मशीनों और अन्य वैज्ञानिक विधियों की बहुत अधिक उन्नति हो जाने पर भी उसका लाभ श्रमजीवी वर्ग या सामान्य जनता को बहुत कम मिलता था। वह समस्त लाभ अधिकांश में पूंजीपतियों की तिजोरियों में ही पहुंचता गया और वे लखपति से करोड़पति और फिर उससे भी अरबपति बनते चले गए। तो बहुत ही अच्छे से सभी दीदी ने पढ़ा, मधु दीदी, सुधा दीदी, सुमन दीदी। हम लोग आज मानवीय क्षमता के प्रतिष्ठाता महर्षि कार्ल मार्क्स जी के बारे में हम सभी जान रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये यूरोप के बारे में, यूरोप की क्रांति का हम यहाँ पर हम सभी समझ पा रहे हैं कि वहाँ जब यूरोप में क्रांति हुई तो चारों तरफ एक हवा फैल गई थी, एक आवाज उठने लगती है ना। दबी हुई जमान को भी जब प्रोत्साहन मिलता है आसपास से, तो जो दूसरे भी देश होते हैं उसके निकट के आसपास के सभी अपनी स्थिति को सुधार करने के लिए सबके अंदर एक समय जर्मन सरकार जो था वो जन जागृति का दमन है ना, जो भी आम जनता के लिए जो भी सहूलियत है वो ना दे करके उनको दमन करने में लगा हुआ था। तो उस समय किनका आविर्भाव होता है? तो महर्षि कार्ल मार्क्स जी। तो उस निरंकुश शासन के विरुद्ध
आवाज उठाने के लिए, प्रजा का जो प्रतिनिधित्व करने के लिए कार्ल मार्क्स जी आगे आते हैं। और वो उन्होंने सबसे पहले राइनिस जीतुंग नामक एक अखबार का वो संपादन करते हैं, और उसमें अपनी लेखनी है ना, लेखनी की प्रखरता उनकी इतनी जोरदार थी कि उस लेखनी के बल पर वो समाज में सरकार की गलत नीतियों के विरुद्ध वो लिखते हैं और लोगों में प्रेरणा और जागृति जगाने का काम करते हैं। लेकिन सरकार तो सरकार थी, और वो विदेशी सरकार जो थी उनको उनकी जो मंशा थी वो समझ में आ जाती है, और पहले तो उसमें सेंसर लगाते हैं, और जब फिर भी घुमा फिरा करके वो अपना काम करते रहते हैं, तो फिर क्या होता है कि वो ये कह करके कि ये जो भी प्रकाशन है ये अखबार का, वो राजद्रोह का काम करता है, वो विचारधारा प्रसारित करता है, और उसको बंद कर दिया गया। तो जब वो लेखनी उनकी बंद हो जाती है और उनका अखबार का संपादन बंद हो जाता है, तो एक तो उनको आजीविका का प्रॉब्लम आता है, और दूसरे क्या होता है कि उनकी स्वाधीनता भी खतरे में। क्यों बहुत ही सुंदर हमने कार्ल मार्क्स के जीवन दर्शन को जाना है। हमारा इनके बारे में हम लोग अभी जितना भी पढ़े हैं बहुत ही अच्छा, यानी उनका नाम ही जो दिया गया मानवीय समता के प्रतिष्ठाता, यानी उन्होंने समता को बहुत महत्व दिया। यहाँ पर उन्होंने हमेशा समभाव में कार्य किया है कि कोई भी गलत रीति नीति के तहत उन्होंने काम नहीं किया। और उनका जीवन दर्शन हमने जाना अभी कि किस तरह से वो उन्होंने खुद ही ने अंध परंपराओं अंधविश्वासों के विरुद्ध जो झंडा खड़ा कर दिया, वहां पे घुटने नहीं टेके। उन्होंने मानव जीवन के बारे में बता दिया कि किसी बड़े उद्देश्य के लिए हमारा मानव जीवन होता है। हम मनुष्य जीवन में आए हैं, और इस जीवन में जो कष्ट कठिनाइयां आएगी उसे सहन करना भी हमें पड़ेगा ही पड़ेगा। तो कष्ट कठिनाइयों के साथ ही ये जो पथ है इस पर हमें चलना है, लेकिन एक समभाव से, समता के भाव से हमें आगे बढ़ना है। और इसके साथ ही हमने उनका देखा कि गलत रीति नीति के तहत उन्होंने आगे आकर उससे जूझने की हिम्मत की, और गलत मान्यता को उन्होंने बिल्कुल भी नहीं माना। क्यों? क्योंकि सरकार की जो स्वार्थपूर्ण रीति नीति थी उसको उन्होंने दमन करने की पूरी कोशिश की। और दमन कैसे किया उन्होंने? सबसे पहले लेखनी के द्वारा। विवाह में हम स्पष्ट देख सकते हैं कि उन्होंने समता का भाव बताया। परंपरा की तुलना में उन्होंने विवेक को महत्व दिया, क्योंकि परंपरा जो थी वो यही थी कि अपने से छोटी कन्या के साथ विवाह किया जाता है, लेकिन उन्होंने उस परंपरा को तोड़ा। और उसके साथ ही श्रमजीवियों के लिए जो घोषणा पत्र जारी किया गया वो बहुत ही सुंदर उनके भाव थे कि उन्होंने समानता का भाव, समानता का हक देने की कोशिश की श्रमजीवियों को। क्योंकि जो रीति नीति होती है वो पूंजीपतियों के लिए होती है ना। पूंजीपति हमेशा अपनी तिजोरी भरते रहते हैं, तो इस वजह से मजदूर का शोषण होता है। तो इस शोषण को भी रोकने का पूरा प्रयास किया। तो आइए प्रतिभा दीदी आगे अपना विचार दे दीजिए, और विचार का क्रम लीजिए। केवल 1-2 विचार लेंगे हम, चलिए आगे बढ़िए। जी दीदी, बहुत ही अच्छा आज हम लोगों ने जीवन चरित्र पढ़ा महर्षि कार्ल मार्क्स को, जो उस समय जब समाज 2 वर्ग में विभाजित था, एक पूंजीपति और एक मजदूर वर्ग। और मजदूर को लोग इंसान समझते ही नहीं थे। वो वैसा दौर था जब बोरी में मतलब ठेलों में भर भर के इंसानों को ले जाया जाता था। उसी का प्रतीक था कि भारत से भी जो अंग्रेज यहाँ से मजदूरों को लेके जाते थे, तो जो अमानवीय व्यवहार किए जाते थे उसके खिलाफ महर्षि कार्ल मार्क्स ने उस समय ये सिद्धांत दिया, और मानवीय समता के प्रतिष्ठाता उनको कहा गया। उनके जीवन से हम सब सीख सकते हैं कि किस प्रकार से उनका जीवन एक तरफ तो ये कठोरता, संघर्ष, और दूसरी तरफ किस कोमलता से निर्मित था कि पत्नी के जब निधन होता है तो वो फूट फूट के रो पड़ते हैं। तो महामानव का व्यक्तित्व ही ऐसा होता है कि वो दिखते तो हैं बिल्कुल जिस तरीके से संघर्ष और से उनका जीवन परिपूर्ण होता है, पर अंदर से उनके अंदर में जो कोमलता होती है, जो मजदूरों के लिए जो लोगों को उनके अंदर था, वो उस समय में बहुत ही था। तो ये उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्हीं लोगों के त्याग और बलिदान की पृष्ठभूमि पे आज हम सब आगे भी बढ़े। फिर हमारे गुरुदेव की अब क्रांति जब आई तो समाज बहुत आगे बढ़ भी रहा है। तो बहुत अच्छा हम लोगों ने पढ़ा, समझा। विचारों के क्रम में बहुत शॉर्ट में सभी लोगों को जो कुछ अच्छा लगा हो तो 1-2 ही विचार लेंगे। विचार के लिए आप लोग क्वेश्चन टच करिए, लेकिन बहुत शॉर्ट में विचार रखिएगा।
जी, विचारों हमारी होस्ट से दीदी। हाँ दीदी, वनिता दीदी अपने विचार दे दीजिए। आवाज आ रही है दीदी? हाँ आ रही है जी दीदी, दीदी। दीजिए। जी दीदी, हम लोगों ने कार्ल मार्क्स जी का जो जीवनी पढ़ा, उसमें यही हम लोगों ने जाना कि मजदूरों के प्रति समाज में जो अव्यवस्था फैली हुई थी, पूंजीपति और जो गरीब लोग थे, उनके बीच का जो सामंजस्य था, जो उनके बीच एक अलगाव था, उस विषमता को दूर करने के लिए उन्होंने पूरे समाज में अपनी सारी जीवनी को, यहाँ तक कि उनकी पत्नी जो थी वो भी जो जर्मन की राजनीतिक सत्ता के उच्च पद पर प्रतिष्ठापित थे उनके पिताजी, लेकिन उन्होंने भी बिल्कुल कदम से कदम मिला करके, जैसे लग रहा था कि माताजी जिस तरह से गुरुदेव के साथ मिल करके उनके कार्य में सहायता करती थी, तो बिल्कुल उनकी पत्नी ने भी उनका उसी तरह साथ दिया और मिल करके उनके फिर दोस्त थे और सारे देश में जा करके वहां से फ्रांस गए, फिर फ्रांस से वो ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी जाते हैं और इस तरह से सब तरह जागृति करके और जो पूंजीपतियों का जो एकाधिकार समाज में होता था उसको दूर करने के लिए और जो भी मजदूर वर्ग थे, श्रमजीवी वर्ग थे, उनके हित के लिए उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी। तो जय गुरुदेव। और दीदी लोग अपने विचार। बहुत ही अद्भुत जीवन चरित्र को पढ़ा। हम आज का तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन इतिहास हमारे किस पृष्ठभूमि पे हम लोगों ने आज जो आजादी पाई है, आज जो दुनिया देख रहे हैं, दुनिया का आंदोलन, तो उनमें इन सभी लोगों का बहुत बड़ा योगदान था। ये वो समय था जब मनुष्य गरीब को मनुष्य नहीं समझा जाता था और शोषण की पराकाष्ठा थी। तब ऐसे महापुरुष आए, तो उन सब का हम लोग के जीवन में बहुत बड़ा योगदान है और हम सब उनके चरित्र को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो सभी के लगता है आज विचार सब लोग अभी पूरा कंप्लीट होगा, तभी सबके विचार सबके मन में है, तो सभी लोग देंगे। आगे बढ़ते हैं। किसी को कुछ कहना हो विशेष तो आप लोग कह सकते हैं, अपनी भाव रख सकते हैं। फिर हम लोगों ने बहुत पढ़ा, अभी हम लोग इनके शेष जीवन चरित्र को और आगे पढ़ेंगे, तो सभी स्वाध्याय में आप सभी लोग आइएगा, तभी हम लोग इनको पूर्ण रूप से समझ पाएंगे इनका। अभी तो हमने सिर्फ इनके शुरू के जीवन को समझा है। तो आगे अब आगे का क्रम लेते हैं। रीता दीदी आगे का क्रम लेते हैं। जी दीदी। सत्संकल्प के लिए क्वेश्चन टच कर लीजिए और आहुति के लिए भी। जी, मंजू साहू दीदी सत्संकल्प लेंगे ना? दीदी प्रणाम सभी को। दीदी आवाज क्लियर आ रही है? आ रही है आवाज। जी, आज का स्वाध्याय बहुत ही अच्छा था। मजदूरों के लिए जो कार्ल मार्क्स ने कोशिश की, उनके लिए जो जागरण क्रांति जर्मनी से उन्होंने जगाई, बहुत ही सुंदर। आज का सत्संकल्प है कि ईश्वर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। अर्थात भगवान ने जो हमें शरीर दिया है, उसके अंदर जो आत्मा है वो हमारे ईश्वर का ही एक अंश है। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इस शरीर रूपी मंदिर की रक्षा करें, उसको स्वस्थ रखें, आरोग्य करें, आरोग्य से उसको रोग से बचाएं, जिससे हम आरोग्य रहें। तो इसके लिए हमें नित्य प्राणायाम, योग और सात्विक आहार लेना पड़ेगा और आत्म संयम से निमित्त द्वारा हम अपने शरीर की रक्षा कर सकेंगे। हमारे जीवन की जो यात्रा है इसी शरीर से शुरू होती है और इसी शरीर से समाप्त हो जाती है। इसलिए हम अपनी सारी इंद्रियों को सुख इसी शरीर से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जब हम इन इंद्रियों से अति करने लगते हैं, उनका हम दुरुपयोग करने लगते हैं, तब यह मंदिर रूपी शरीर हमारा कमजोर हो जाता है और हम रोगी हो जाते हैं।
इसलिए हमें इन सब से बचने के लिए आत्म संयम और प्राणायाम नियमित रूप से करते रहना चाहिए। जय गुरुदेव दीदी, प्रणाम सभी को। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। बहुत अच्छे से आज हम लोगों ने महर्षि कार्ल मार्क्स के जीवन को समझा और इन महामानव से प्रेरणा लेते हुए हम कुछ न कुछ ग्रहण करें और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। इसी भावना के साथ आइए आज यज्ञ का क्रम पुष्पा दीदी आप प्रारंभ करें। हेलो दीदी, मैं से ना थोड़ा कार्ल मार्क्स के विषय बोलना चाहती थी, इसीलिए मैं प्रश्न आगे ठीक है आगे बढ़ाते हैं। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। आइए हम लोग का स्वाध्याय कार्ल मार्क्स के बारे में उन्होंने जाना कि किस तरह उन्होंने उस समय के लोग पूंजीपति और जो गरीब लोग थे उन्होंने किस तरह से सबके साथ समता करवा रखा। आगे उनके जीवन के बारे में आगे हम लोग भी जानेंगे। आइए आप इसके फिर को अपने अंदर ध्यान करते हुए आइए गायत्री मंत्र की आहुतियां प्रदान करते हैं। आज के स्वाध्याय को समझने व सभी की सद्बुद्धि प्राप्त हो, इन्हीं भावों के साथ गायत्री मंत्र की आहुतियां समर्पित करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। महामृत्युंजय मंत्र आहुति। जन्म दिवस पर मंगलमय जीवन के लिए, विवाह दिवस पर दाम्पत्य सुखी जीवन के लिए और असुर परिजनों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए महाकाल से प्रार्थना करते हुए महामृत्युंजय की मंत्र की आहुतियां समर्पित करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्य मामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्य मामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्य मामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं न मम। आत्मा नाम शांति अर्थम आहुति। वे परिजन जिन्होंने स्थूल शरीर छोड़ दिया है उनकी आत्मा की शांति एवं सदगति की प्रार्थना करते हुए भावपूर्ण आहुति। ओम सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवद्वर्यमा सन्ना इंद्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः स्वाहा। इदं दिवंगत आत्मानां शान्त्यर्थम् इदं न मम। ओम सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवद्वर्यमा सन्ना इंद्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः स्वाहा। इदं दिवंगत आत्मानां शान्त्यर्थम् इदं न मम। ओम सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवद्वर्यमा सन्ना इंद्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः स्वाहा। इदं दिवंगत आत्मानां शान्त्यर्थम् इदं न मम। पर्यावरण पुष्ट्यर्थम आहुति। ओम पृथ्वे स्वाहा स्वाहा। ओम अंतरिक्षाय स्वाहा स्वाहा। ओम सूर्याय स्वाहा स्वाहा। ओम चंद्राय स्वाहा स्वाहा।
ओम नक्षत्रेभ्यः स्वाहा स्वाहा, ओम अदभ्यः स्वाहा स्वाहा, ओम औषधिभ्यः स्वाहा स्वाहा, ओम वनस्पतिभ्यः स्वाहा स्वाहा, ओम चराचरेभ्यः स्वाहा स्वाहा, ओम सरीसृपेभ्यः स्वाहा स्वाहा, इदं पर्यावरण पुष्टम् इदं नमः। शांति पाठः। तीनों लोकों में, जल में, थल में, नभ में, सभी के मनों में, औषधियों में, वनस्पतियों में एवं सर्वत्र शांति हो। इन्हीं भावों के साथ आइए शांति पाठ करें। ओम द्योः शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। स्वाध्याय सत्संग में आई सभी देव शक्तियों को भाव भरा नमन वंदन करते हैं और आपसे पुनः पधारने का आग्रह करते हैं। ओम नमो त्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम